युद्ध में वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे दुश्मन की बलि चढ़ानी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली आर्मी इज द प्रोफेशन फॉर यू, एयरफोर्स इज द प्रोफेशन फॉर यू, नेवी इज द प्रोफेशन फॉर यू। मैं इस कमरे में अटैक करने के लिए घुस रहा हूं और अंदर से आतंकवादियों का फायर आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी मुझे घुसना है। वो होता है, उसको हम बोलते हैं फनल ऑफ डेथ। भारतीय सेना में अगर जाना है तो जो पीछे लिखा है जीत की जिद, जिसमें ये पैशन है, जीवन पर विजय, भारतीय सेना के संग। एक एक शब्द पर आप गौर कीजिए। जीवन पर विजय का मतलब होता है जिंदगी और मौत से कहीं आगे, कहीं दूर। अगर ऐसा जज्बा है आप में तो आप भारतीय सेना में, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मत सोचिए कि ये नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन करना सिर्फ भारतीय सेना को आता है। गलवान के उस 20 बहादुर जवानों को याद करिए, बिना गोली के लड़ा उन्होंने। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या है, आपको लड़ना पड़ेगा जो आपके पास है। अगर आप में ये जज्बा है, अगर आप में ये लगन है, तो आप किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं, वो एसएसबी हो या चाहे वो रिटन एग्जाम हो। मैं खुद पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे कई सारे देशों के सैनिकों के साथ मैंने काम किया। जब मैं ये केंद्रीय विद्यालय में गया था एडमिशन के लिए, उस दिन मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए। 1 साल पीछे मैं रेलवे स्कूल में गया, 15 किलोमीटर पैदल चलता था, लेकिन मैंने ये कसम खाई कि मैं शिक्षा जरूर ग्रहण करूंगा। दुश्मन के सामने मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं पीस में नहीं मरना चाहता हूं, मैं शांति में नहीं मरना चाहता हूं। शांति में मरना मेरे जीवन की सबसे बड़ी व्यर्थता होगी। मैंने फौज क्यों ज्वाइन की है? ताकि मैं दुश्मन को मार सकूं। पूना में मैं था 6ठी क्लास में, दुश्मन के हवाई जहाज हम एयरफोर्स में थे तो हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे थे। उस समय मैं छोटा सा था, बच्चा था। उस समय मैंने कसम खाई थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, पायलट बनूंगा और दुश्मन को मारूंगा। ये मेरे अंदर भर गया था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई बोलता है कि मैं डरता नहीं हूं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो मूर्ख है। जय हिंद। सभी को सुनाई दे रहा है? आप लोगों का मोराल कैसा है? गुड। मुझे पता है आप लोग यहाँ पर इस एकेडमी में किस लिए आए हैं, और उस बात से कोई झुठला नहीं सकता कि आज हमारे देश में हर युवा को एक कैरियर की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और जो भी उसका मकसद है उसको पूरा कर सके। लेकिन भारतीय सेना एक ऐसा कैरियर है जिसमें अगर आपको जाना है तो एक नॉर्मल कैरियर की तैयारी से और कुछ ज़्यादा अधिक करना पड़ता है। ये लोगों को लगता है कि भारतीय सेना में जाना बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सेना में जाने के लिए
आपके अंदर कुछ होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कुछ चीज़ों के लिए जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। और इस भूख को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार आप चले गए इस प्रोफेशन में या इस भारतीय सेना में तो वहाँ आपका काम खत्म हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी सिविल जॉब में जाते हैं तो एक बार आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद आप लगातार अपने समय से आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, या फिर चाहे किसी भी देश का ऐसा विभाग हो जहां पर आप भर्ती होते हैं, जहां पर आपको मौका मिलता है सेवा करने का। सब अपने टाइम से टाइम स्केल होता है, लेकिन भारतीय सेना में नहीं। भारतीय सेना में अगर आप किसी साल में दाखिला ले रहे हैं और आप लकी हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है और आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गए हैं, तो अगले 40 साल तक आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस समय भारतीय सेना में हर साल तकरीबन 1600 यंग यूथ ज्वाइन करते हैं एक साथ, अलग अलग 6-6 महीने के दौरान। कुछ ओटीए से जाते हैं, कुछ एनडीए से जाते हैं, कुछ आईएमए से जाते हैं। इस तरह से करके टेक्निकल एंट्रीज है, यूनिवर्सिटी एंट्री है, कई सारी एंट्रीज हैं। 1600 लोग बच्चे कमीशन होते हैं। इसमें से सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ 10 से 15 लोग खाली लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। लेकिन अगर आईएएस में अगर आप जाते हैं तो अगर आप 3000 लोग जो उत्तीर्ण होते हैं इस परीक्षा में, वो लगातार उठते जाते हैं और अल्टीमेटली एक सेक्रेटरी की पोस्ट या फिर सेक्रेटरी का वेतन लेकर के घर जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनका जो शुरू में जो इंडक्शन होता है वो शायद ज़्यादा कठिन तो नहीं, लेकिन उसके लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर 1600 वैकेंसी के लिए आज 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो शायद 400 वैकेंसी के लिए लोग 30 लाख या 35 लाख लोग अप्लाई करते हैं। इसलिए आपका जो सिलेक्शन है वो डिफिकल्ट होता है। मेरा कहने का मतलब है, इसे आसान मत आकिए। ये एक ऐसी चुनौती है जिसको अगर आपने सक्सेसफुली पार करना है, सक्सेसफुली इसको अपने जीवन में लाना है, भारतीय सेना में अगर जाना है, तो जो पीछे लिखा है जीत की जिद, जिसमें ये पैशन है, जीवन पर विजय, भारतीय सेना के संग। एक एक शब्द पर आप गौर कीजिए। जीवन पर विजय का मतलब होता है जिंदगी और मौत से कहीं आगे, कहीं दूर। अगर ऐसा जज्बा है आप में तो आप भारतीय सेना में आपको कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि ये नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन करना सिर्फ भारतीय सेना को आता है। पहाड़ों से रास्ता, नदियों को उल्टा चलाना, ये सब भारतीय सेना में आपको सिखाया जाएगा। अगर आप में इस तरह का काम करने का जज्बा है तो भारतीय सेना आपसे दूर नहीं। भारतीय सेना चाहती है कि ऐसे आदमी आए उसके आंचल में जो कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे देश के सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करने के लिए गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए। गलवान के उस 20 बहादुर जवानों को याद करिए, बिना गोली के लड़ा उन्होंने। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या है, आपको लड़ना पड़ेगा जो आपके पास है। देश कोशिश करता है आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा जब शायद वो चीजें ना मिल पाए जो आप चाहते हो।
और वो किसी की गलती नहीं होती है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। इसलिए अगर आप में ये जज्बा है, अगर आप में ये लगन है, तो आप किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं, चाहे वो SSB हो या चाहे वो रिटन एग्जाम हो। धन्यवाद। अभी मैं कुछ आप लोगों को सेना के बारे में तो नहीं, कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा सेना की, जिनको कि आप सुन करके आपको कुछ एक अंदाजा लगेगा कि सेना में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। मैं उसके लिए आगे आऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ स्लाइड्स का सहारा लिया है ताकि उन बातों को मैं आपके सामने रख सकूं। इससे पहले कि स्लाइड शुरू हो, मैं आप लोगों से कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही मौजूद हैं। आपको पता होगा कि वुमेन ऑफिसर्स को भी हमारी सेना ने परमानेंट कमीशन देना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आप जो यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं या जो लड़कियाँ हैं, वो भी सेना में एक भरपूर कैरियर बना सकती हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह करते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा डेवलपमेंट है और इसे हमें स्वागत करना चाहिए। हालांकि इसमें और समय लगेगा इसको आगे बढ़ाने में। कोई ऐसा है जो NDA पास किया हो किसी लेडी ने? गुड, मुझे एक दो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमेशा बोलते हैं कि जो पहला कदम लेता है वो हमेशा याद रहता है। सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था? तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी, याद है? आपको भी याद है, 20 साल पहले हमको भी याद था, और 40 साल पहले जो हमारे से सीनियर लोग थे उनको भी याद था। क्यों? क्योंकि वो पहले आदमी थे। उसके बाद कितने लोगों ने हिमालय को फतह किया है? शायद ही किसी को कोई याद होगा। तो जिसने ये पहला कदम उठाया है और सक्सेसफुली NDA से बाहर आएगा, उसका एक अलग ही नाम होगा, एक अलग ही खिताब होगा। इसलिए जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते भी हैं, उनको बोलिए, पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग इस जो नया कदम उठाया है देश ने, उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नायक नामदेव जादव, नहीं सुना होगा? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली में एक मराठा लाइट इन्फेंट्री पलटन में नायक के पद में था, अपना सेक्शन कमांडर था। इसको एक नदी पार करके उस पार हमला करना था, लेकिन जब ये लोग हमला कर रहे थे तो इनका पूरा का पूरा जो सेक्शन था, वो जो था वो सबकी जान चली गई, खाली 3 लोग बचे। इस सिपाही, इस नायक ने पहले उन दोनों को उस पार ले गया, गोलियों के नीचे अपनी जान की परवाह किए बिना। उसके बाद उसे लगा कि अगर मैं इस पार आ ही गया हूं तो क्यों ना मैं दुश्मन की जो मशीन गन है उसको बर्बाद करूं। वह दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड के साथ ऐसे ही कूद गया, मशीन गन जो थी साइलेंस कर दी गई, और उसके बाद उसने इशारा किया कि दुश्मन इस जगह से, दुश्मन का जो सबसे बड़ा हथियार था वो बेकार कर दिया गया है। बाकी कंपनी आई और ये जो इलाका था उसको कैप्चर किया गया। उसके बाद पूरी की पूरी 4 इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि एक 20-25 हजार की फौज होती है, उस ब्रिजेड से आगे निकली और इटली को आज़ाद किया, एक छोटे से एक्शन से। इस आदमी को उस समय विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया, जो कि आजकल परमवीर चक्र कहलाता है। मनोज पांडे हमारे और आप जैसे इसी इलाके के थे। कैप्टन मनोज पांडे भी जैसे आप लोग पढ़ करके आगे आ रहे हैं, उसी तरह वो भी पढ़ करके लखनऊ से ही अपना उन्होंने कमीशन लिया
लेकिन जब वो गोरखा रेजिमेंट में थे और कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, आर्मी के अंदर खतरे को जीरो रेंज से देखने का आपको अवसर मिलता है, जिसमें आपको शर्तिया पता है कि आप शायद जिंदा वापस नहीं आएंगे। बाकी एडवेंचर में आपके साथ इतनी प्रिकॉशन ली जाती हैं ताकि आपको कुछ ना हो, लेकिन यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि अगर आप युद्ध में गए तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है मैं कल शायद घर वापस ना जा पाऊं। तो ये जो डेंजर है, डेंजर की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा कोई डेंजर आपको शायद ही दुनिया में मिलेगा, क्योंकि अगर भगवान आपदा भी करता है तो वो आपदा आपको बता के नहीं करता है। जब अर्थक्वेक आता है या भूचाल आता है तो आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। लेकिन जब आप युद्ध में जाते हैं तो आपको बहुत बताया जाता है कि सामने पहाड़ी, उस पर हमला करना है, दाहिने से हमला करना है। दुश्मन की 10 मशीन गने हैं, इतनी आर्टिलरी है, इतने मोटर हैं, दुश्मन का हवाई जहाज है, आप खुले में है, वो बंद ट्रेंचेज और मोर्चे में है। ऐसे में अगर आपको जाना है तो वहां आपकी सही परीक्षा होती है। तो आप सोच लीजिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप में इतना करने का दम है तभी आपका सिलेक्शन एनडीए के लिए होगा या आईएमए के लिए होगा, या तो बाकी जो भी जिस एंट्री से जा रहा है उसके लिए होगा। आप कह सकते हैं कि मैं इंजीनियर्स ब्रांच में जाऊंगा, मैं ईएमई में जाऊंगा या कोई एएससी में जाएगा, लेकिन ये भूल मत करिएगा। चाहे आप एएससी में जाएं, चाहे आप इंजीनियर्स में जाएं, मौका सबको मिलेगा युद्ध में हिस्सा लेने का। और आपके जीवन काल में एक न एक युद्ध तो होगा ही होगा। युद्ध नहीं होगा तो इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ऐसे कई खतरे हमारे देश के सामने आते हैं जिनके लिए आपको अपनी जान की बाजी लगानी होती है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये डेंजर है तो इसमें जाने वाला आदमी का जो जज्बा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बलिदान देना है। क्या जज्बा होना चाहिए? मुझे दुश्मन को मारना है, दुश्मन का बलिदान करना है। बलि चढ़ाते तो अब क्या करते हैं? किसकी बलि चढ़ाते हैं? अपनी। तो आपको युद्ध में वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे दुश्मन की बलि चढ़ानी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली आर्मी इज द प्रोफेशन फॉर यू, एयरफोर्स इज द प्रोफेशन फॉर यू, नेवी इज द प्रोफेशन फॉर यू, सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेज इज द प्रोफेशन फॉर यू। तब आप जाइए। सबसे पहले सबसे ईमानदार प्रोफेशन है ये। बेझिझक रात में आप बिना चैन की नींद सोए, बिना चिंता किए चैन की नींद सोएंगे। 170 करोड़ का सपना नहीं आएगा आपको। सुन रहे ना आप लोग न्यूज में आजकल? आपको नहीं आएगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि आपको चिंता होगी अगले दिन अपने टुकड़ी को बचाने की, अपने टुकड़ी की सुरक्षा की, अपने टुकड़ी के वेलफेयर की। तो आपको ये जो सबसे ईमानदार प्रोफेशन अगर दुनिया में है, देश की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अगर दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ईमानदार प्रोफेशन है, वो है भारतीय सेना में सर्विस का। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अपने दिल में बिठाएं। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है, फौज आपके लिए है। आपको अपनी जिंदगी से कुछ करने का मौका देती है। सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब लोग रक्षा मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन फौज में हर आदमी, हर जवान, हर ऑफिसर, हर जेसीओ को मौका मिलता है कि वो देश के लिए कुछ कर सके, और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में हिस्ट्री में लिखा जाएगा।
फ्लाइंग ऑफिसर सेको 1971 में वीर गति को प्राप्त हुए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 1971 में वीर गति को प्राप्त हुए। सिपाही यशवंत गाडगे 1944 में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इस देश के इतिहास में लिखा गया है और लिखा जाता रहेगा। तो आपको अपनी जिंदगी से कुछ कर गुजरने का अगर कोई मौका प्रोफेशन देता है तो वो भारतीय सेना देती है। एडवेंचर की बात आप सभी लोगों ने कर ली, इसके ऊपर मैंने काफी बात भी कर ली। एडवेंचर लेकिन जीरो रेंज वाला। मैं इस कमरे में अटैक करने के लिए घुस रहा हूं और अंदर से आतंकवादियों का फायर आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी मुझे घुसना है। वो होता है, उसको हम बोलते हैं फनल ऑफ डेथ। अगर आप कुछ इस तरह का अगर आप ऑपरेशन करते हैं, मैं एनएसजी में था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पठानकोट ऑपरेशन मेरे नीचे किया गया था। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब रूम एंट्री करते हैं तो जो पहले 2 आदमी होते हैं उनको बताया जाता है यू आर एंटरिंग द फनल ऑफ डेथ। सब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। 8 लोग होते हैं, 8 के 8 कंधा छूता है 8 के 8 का, और फिर एंट्री करते हैं, क्योंकि तुमको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपने माता पिता से ज्यादा अपने साथी पर भरोसा करते हैं। बड़ी जिसकी बात की थी, बॉन्डिंग की बात हुई थी, क्योंकि अगर कुछ हुआ आपको तो आपको बचाने वाला कौन होगा? आपका साथी होगा। तो ऐसा एक माहौल आपको मिलेगा भारतीय सेना में। आपको दूसरे देश की सेनाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं खुद पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे कई सारे देशों के सैनिकों के साथ मैंने काम किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जुनून जो होता है तो देश की सेवा के लिए डिफेंस फोर्सेस में मुझे जाना ही जाना है। अब मैं अपने बारे में बताता हूं, थोड़ा सा अपने बारे में ही बताने से थोड़ा आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा। मैं एक आजमगढ़ जिला, किसी ने नाम सुना है? सारी यूपी जानती है आजमगढ़ क्या है। मेरे गांव में आज भी शिक्षा की कमी है। 4वीं क्लास तक जब मैं वहां पढ़ा था, उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में मेरे पिताजी ले गए। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो वो लेके गए, और एयरफोर्स में ऑफिसर नहीं थे। मेरे पिताजी एयरफोर्स में एक उस समय लांस नायक के बराबर जो पोस्ट होती है, कॉर्पोरल, उस पोस्ट पर थे। वो मुझे केंद्रीय विद्यालय में ले गए। उन्होंने बोला ये लड़का 1ली क्लास में भी जाने के लायक नहीं है। तो ये था शिक्षा का स्तर। जब मैं 1965 में 5 साल का था, और आगे 1968-69 में जब मैं ये केंद्रीय विद्यालय में गया था एडमिशन के लिए, उस दिन मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए। 1 साल पीछे मैं रेलवे स्कूल में गया, 15 किलोमीटर पैदल चलता था, लेकिन मैंने ये कसम खाई कि मैं शिक्षा जरूर ग्रहण करूंगा। तो सबसे पहला जुनून आपके अंदर होना चाहिए शिक्षा का, ज्ञान का। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी व्यवसाय के लिए फिट नहीं है। फौज की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि फौज में शिक्षा की जरूरत नहीं है। यू आर हाईली मिस्टेकन। अगर सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है तो वो है फौज में। आप आधुनिक से आधुनिक हथियारों को चलाएंगे। एयरक्राफ्ट में जो आज तक हम इंजन नहीं बना पाए अपने देश में, तो ऐसे मशीन को अगर आपने चलाना है तो आप क्या अनपढ़ तो नहीं चला सकते। तो आपके अंदर शिक्षा पूरी तरह से भरी होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने एयरक्राफ्ट को कहीं क्रैश कर देंगे, और देश का कितना नुकसान होगा, आपका कितना नुकसान होगा, आपके परिवार को कितना
इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। दुश्मन के सामने मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं पीस में नहीं मरना चाहता हूं, मैं शांति में नहीं मरना चाहता हूं। शांति में मरना मेरे जीवन की सबसे बड़ी व्यर्थता होगी। मैंने फौज क्यों ज्वाइन की है? ताकि मैं दुश्मन को मार सकूं। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। पूना में मैं था 6ठी क्लास में, दुश्मन के हवाई जहाज हम एयरफोर्स में थे तो हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे थे। उस समय मैं छोटा सा था, बच्चा था। उस समय मैंने कसम खाई थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, पायलट बनूंगा और दुश्मन को मारूंगा। ये मेरे अंदर भर गया था उस दिन। और उस दिन के बाद से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंग्लिश सीखी, इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, खाली भोजपुरी जानता था बस। खाली भोजपुरी लैंग्वेज आती थी मेरे को। हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी और 7वीं क्लास के बाद पहले 3 पोजीशन में हमेशा आता रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपनी क्लास में आता रहा। वो जुनून चाहिए आपको। अगर अंदर से ये जुनून है आपके अंदर तो कोई माई का लाल आपको फौज में जाने से रोक नहीं सकता। इसको एक कैरियर से ज्यादा समझिए। कैरियर तो सब लोग करते हैं, लेकिन छाती खोल के सीना तान के अगर कोई कैरियर करता है तो फौज ही करता है। नई जगह जाने से हर लोग डरते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अंधेरे में, क्या आप ऐसी जगह में जहां कभी नहीं गए हो वहां जाने में हिचकिचाते हैं? हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई बोलता है कि मैं डरता नहीं हूं, सबसे बड़ा झूठ बोलता है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई बोलता है कि मैं डरता नहीं हूं तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं डरता नहीं हूं तो मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूं। लेकिन डर को जीतना वो भारतीय सेना सिखाती है आपको। तो हमें कौशल जरूर अख्तियार करना पड़ेगा जब आपके ऊपर खतरा आता है, और खतरे को जीतना ही आपका डर का जीतना होता है। यहां पर मेरा जो आप लोगों से संबोधन था वो खत्म होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग सक्सीड कर सकते हैं, आप सभी लोग सफल हो सकते हैं अगर आप में खुद पर विश्वास हो। ये फोटो राजनाथ सिंह मुझे मुबारकबाद दे रहे थे एनएसजी पठानकोट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं अपने जो भी आपके टेस्ट हैं, जो भी आपकी परीक्षाएं, उसमें सफल होने के लिए। धन्यवाद।